Hello, dear learners. I'm Dr. Shelley, and today we are going to discuss graveyard poets. Let us start the video, but before diving into the main information, let us read some beautiful lines from a poem. Beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaves the turf in a many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. The breezy call of incense-breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion, or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. ये एक ब्यूटीफुल पोएम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो कि थॉमस ग्रे ने लिखी है 1751 में। और उसकी लाइन है कि जो एल्म ट्री हैं इनके नीचे यू ट्री की शेड में जो थोड़ी सी मिट्टी उखड़ी हुई है और ऊपर की तरफ आई हुई है, ये हीप नहीं है, ये सिर्फ ढेर नहीं है मिट्टी का, बल्कि क्या है, जो गांव के लोग हैं उनके पूर्वजों की कब्र है यहाँ पे। इवन द ब्रीजी कॉल, जो कि सुबह सुबह की ठंडी हवा आती है या जो चिड़िया की चहचहाने की आवाज है, ये सब भी उन्हें उनके बेड से अब दोबारा उठा नहीं पाएंगे, बिकॉज नाउ दे आर डेड एंड दे आर लाइंग इन देयर ग्रेव्स। अपनी ग्रेव में वो भी हैं, अपनी कब्र में लेटे हुए हैं। The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave. कि boast of heraldry, ऐसा जो कुछ हम अपने पूर्वजों से ग्रहण करते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी या कुछ भी, या फिर उनके थ्रू ही जो हमको पावर मिली है, या हमारी इस लाइफ में हमारी जो पावर है, कोई पावर की पोजीशन पे हम बैठे हैं, या फिर ब्यूटी या वेल्थ, ठीक है, पैसा या सुंदरता, ये सब चीजें जो भी हैं, इन सब का एक न एक दिन क्या होना है, अंत होना है। दे आर गोइंग टू वेट फॉर दैट आवर, वो उस घड़ी का वेट करते हैं, किसका? टू गो इनटू द ग्रेव, यानी कि सभी चीजों का अंत क्या है? मृत्यु में ही है। एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड इन डेथ। सो डेथ क्या है? एक इनेविटेबल ट्रूथ है। अब इस पोएम से आपने देख लिया कि यहाँ पे यू ट्री की बात की है और मिट्टी की बात की है, एक चर्चयार्ड का सीन है जिसमें वो बोल रहा है कि यहाँ पे कब्र में सब लोग लेटे हुए हैं, और किसी भी चीज का अंत जो है वो किस में है? मृत्यु में ही है। तो जो ग्रेवयार्ड पोइट्स थे उनकी पोइट्री इसी तरह की थी, और जो ये प्रॉपर जिस एलिजी की मैं इसमें बात कर रही हूँ, इस एलिजी में उसका पूरा एसेंस है ग्रेवयार्ड पोइट्री का। Graveyard poets were some 18th century English poets who wrote in a certain sentiment. ये जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री है, ये ट्रांजिशनल एरा में माना जाता है, यानी कि जिस समय नियो क्लासिकल पीरियड खत्म हो रहा था और रोमांटिक पीरियड शुरू हो रहा था, इसीलिए इसे प्री रोमांटिक भी कहा जाता है, यानी कि रोमांटिक एज के शुरू होने से जस्ट पहले। तो नियो क्लासिकल और रोमांटिक के बीच के पीरियड में ये फॉल करते हैं, ठीक है। नियो क्लासिकल एज आपकी 1789 से पहले खत्म हो जाती है ना। 1750 के बाद ही मतलब एक तरह से ट्रांजिशनल एरा शुरू हो जाता है 1798 तक। तो ये जो 20-30 साल का जो टाइम था, इस समय ग्रेवयार्ड पोइट्री बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली लिखी गई। तो ये एक तरह से इसका सेंटिमेंट तो रोमांटिक एरा की तरफ था, लेकिन फॉर्म वगैरह ये नियो क्लासिकल एरा की चूज करते थे। तो इनमें दोनों की ही क्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं। जो थीम्स हैं ग्रेवयार्ड पोइट्री की, ग्रेवयार्ड जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है? कब्रिस्तान, यानी कि ऐसी पोएम्स जो चर्चयार्ड या ग्रेवयार्ड पर लिखी जाती हैं, इसीलिए इस स्कूल को चर्चयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है और इसके पोइट्स को चर्चयार्ड पोइट्स। इसकी जो थीम थी वो थी डेथ, मोर्टैलिटी, आफ्टर लाइफ, ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, यानी कि डेथ और मोर्टैलिटी यानी कि जीवन क्या है? नश्वर है, और लाइफ, आपकी लाइफ के बाद क्या होता है आपके साथ, या फिर ये जीवन क्या है एकदम से बहुत ही ट्रांजिएंस उसका जो नेचर होता है, यानी कि पल में खत्म हो सकता है, इस तरह का जो नेचर होता है लाइफ का। जो टोन होगी इस तरह की पोएम्स की, वो होती है बहुत ही डार्क, यानी कि बहुत हैप्पी टोन नहीं होगी, हैप्पी का ऑपोजिट है डार्क। ग्लूमी यानी कि फुल ऑफ सैडनेस, या बहुत ही ज्यादा जिसमें बहुत ही अंधकारमय टाइप के जो थॉट्स होंगे वो आएंगे। मेलंकली यानी कि सैडनेस। लेमेंट मतलब किसी के ऊपर विलाप करना। कंटेम्पलेटिव मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग उसमें होगी, एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा सोच लेंगे कि डेथ क्यों हुई, किन की हुई, और क्या उनके साथ हुआ, क्या उनके साथ बाद में होगा, उन सब चीजों में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। ग्रेवयार्ड मतलब डेथ, तो ये डेथ के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। सेटिंग जो इनकी होगी, यानी कि पोएट्री की जैसे कोई सेटिंग होती है ना, कि किस जगह पे वो पोएम बोली जा रही है या कहाँ की स्टोरी बताई जा रही है, किस प्लेस की स्टोरी बताई जा रही है, इसमें जो प्लेस होगा वो ज्यादातर आपका कब्रगाह ही होगा, कब्रिस्तान ही होगा, ग्रेवयार्ड होगा, चर्चयार्ड होगा, या फिर डिलैपिडेटेड प्लेसेस जो कि अभी बिल्कुल छोड़े गए प्लेसेस हैं जिनको अब कोई यूज नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे पुरानी कोई हवेली, इस तरह के सेटिंग उनकी होती है।
जो मूड होता है इन पोएम्स का वो होता है बहुत ही मिस्टीरियस, लेमेंट, सैड और रिफ्लेक्टिव। वो अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, इमेजरी जो है इसमें यूज होती है, यानी किस किस तरह की इमेजेस इसमें मिलेंगी आपको। टोम यानी कि जो कब्र होती है उनकी, नाइट यानी कि रात का समय होगा, मून लाइट होगी, और इवनिंग बेल्स, आउल्स, ठीक है, उल्लू, यू ट्रीज। यू ट्रीज ज्यादातर बहुत घने माने जाते हैं और ज्यादातर बहुत डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, विच ऑल्सो क्रिएट डार्कनेस। ठीक है, एंड बेल्स और स्कल्स। स्कल मतलब, बेल का मतलब पता है कि घंटियां बजने की आवाज, और स्कल मतलब जो हमारी जो खोपड़ी होती है, ठीक है, ह्यूमंस की विदाउट फ्लैश, वो। और ग्रेव्स, कब्र। इन सब चीजों की इमेजरी आपको देखने को मिलेगी। देखो जैसे ग्रेव्स हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति अकेले बैठ के कुछ सोच रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव मूड में है। एंड देयर इज अ स्कल, मूनलाइट है। मूनलाइट को और आउल को, इनको क्लासिकल इमेजरी से बहुत ज्यादा लिंक किया जाता है। और जो इसका जो थॉट है, ठीक है, कि जीवन बहुत ही नश्वर है, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल टाइप की पोइट्री भी होती है, विच विल इन्वॉल्व ओवर थिंकिंग, दैट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू रोमांटिक पोइट्री। मेमेंटो मोरी एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जो कि एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है रिमेंबर दैट यू मस्ट डाई। ये एक ऐसा थॉट है जिसको बार बार बोला जाता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में या फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन में, कि हमेशा याद रखो दैट यू आर गोइंग टू डाई, कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। मेमेंटो मोरी के साथ ही एक और थॉट जुड़ा है, वो है मेमेंटो विवेर। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है साइड में, देखिए, जिसमें लिखा है मेमेंटो विवेर। तो मेमेंटो मोरी, मेमेंटो विवेर का मतलब है कि रिमेंबर टू लिव एंड रिमेंबर दैट यू मस्ट डाई। तो जब तक जिंदा हो तब तक क्या करो, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा जियो। इस ग्रेवयार्ड पोइट्री ने गोथिक ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, रोमांटिक एज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, और एक तरह से उसके लिए प्रिपेयर किया एक ग्राउंड रोमांटिक एज के अराइवल के लिए। इसका स्ट्रक्चर तो क्लासिकल था, पर थीम बहुत ही रोमांटिक थी। ठीक है, अब मोरल इंक्वायरी बहुत ज्यादा इसमें होती कि क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह का, या कैसा इन लोगों के साथ ट्रीटमेंट जब ये जिंदा थे तब होना चाहिए था, अब क्या हो रहा है। तो मोरल एंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरी वुड बी टू मच इन सच काइंड ऑफ पोइट्री। अब देख लेते हैं ग्रेवयार्ड पोइट्स कौन कौन हैं, जिनको चर्चयार्ड पोइट्स भी कहते थे। फर्स्ट है टॉमस पार्नेल, ही वाज एन आयरिश पोएट, और आयरलैंड उस समय ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट था। ठीक है, इसलिए हम इंग्लैंड में ही इसको सीमित करते हैं ग्रेवयार्ड पोइट्स को। उनका वर्क था अ नाइट पीस ऑन डेथ, जो कि पब्लिश होता है 1721 में। देखो, तो न्यू क्लासिकल एज से ही धीमे धीमे शुरू होने लग गया था। वैसे बोला जाता है कि ग्रेवयार्ड पोइट्स में जिनका इन्फ्लुएंस था वो राइटर्स थे जॉन मिल्टन, जिनका वर्क था इल पेंसेरोसो सेकंड, जिसमें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव मूड उसका दिखाया गया है पोएट का, हु इज थिंकिंग अबाउट डेथ एंड द ट्रांजिएंस ऑफ दिस लाइफ, एंड ही इज बीइंग वेरी कंटेम्पलेटिव एंड रिफ्लेक्टिव इन हिज थॉट्स। तो मिल्टन का बहुत ज्यादा इफेक्ट माना जाता है इन पे। एंड सेकेंड पोएट इज एडवर्ड यंग, उनका वर्क है नाइट थॉट्स 1742, एक बहुत लॉन्ग पोएम है एंड वेरी ब्यूटीफुल पोएम। रॉबर्ट ब्लेयर, इनका वर्क है द ग्रेव, 1743 में आया था। फिर टॉमस ग्रे का एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ ग्रे, 1751 में, और बहुत हमारे कोर्स में भी ये पढ़ाई जाती है, बहुत, इट इज अ पोएम वर्थ टू रीड। विलियम कलिंस का एक वर्क है ओड ऑन द डेथ ऑफ थॉमसन, और इनका एक ओड टू इवनिंग भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी एक रोमांटिक सेंटिमेंट देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लाइंस। टॉमस ग्रे की जो पोएम है उसकी कुछ लाइंस है फेमस, वो है द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। भले ही आपकी लाइफ कितनी ही ग्लोरियस क्यों ना हो, कहीं आप राजा भी रहे होगे, तो भी एंड में आपको कहाँ जाना है, ग्रेव में ही जाना है, मरना ही है। ठीक है, far from the madding crowds ignoble strife, their sober wishes never learned to stray। यानी कि वो किनसे दूर थे, गांव के जो लोग होते हैं वो किनसे दूर थे, हमेशा ही सिटीज से दूर रहे। जो मैडिंग क्राउड, जो मतलब एक परसूट ऑफ मनी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, उससे दूर रहे, पर उनकी जो विशेस थी वो हमेशा लिमिटेड रही, कहाँ, उस गांव में ही, और वहीं उस गांव में वो मर गए। तो लाइफ ने उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, तो उनकी कब्र भी क्या है, वैसी ही सिंपल है। ये इस पोइट्री में पोएट बोलना चाहता है, पोएम में बोलना चाहता है। ठीक है, एडवर्ड यंग का जो नाइट थॉट्स है, प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, यानी कि जब आप काम को कल के लिए टालते जाते हो तो क्या होता है, आपका आज का टाइम क्या हो रहा है, खत्म ही हो रहा है, खराब हो रहा है। लाइफ इज द डिजर्ट, लाइफ द सॉलिट्यूड, की लाइफ क्या है, एक डिजर्ट है, यानी कि आप इसमें क्या हो, हमेशा अकेले रह जाते हो, ठीक, कोई रस नहीं है इसमें। रॉबर्ट ब्लेयर का जो द ग्रेव है,
उसमें है द ग्रेव इज प्लेस ऑफ रेस्ट वेयर ऑल द लिविंग मस्ट स्लीप एट लास्ट। तो इन सब थॉट्स को पढ़ के आपको क्या फील हो रहा है कि अरे एंड में तो मरना ही है, तो आपका मूड भी क्या हो जाएगा, एकदम सैड हो जाएगा, मेलैंकोलिक हो जाएगा। ठीक है, यही ग्रेवयार्ड पोइट्री की खासियत थी। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इनकी टोन कैसी थी और इनका मूड कैसा था। थॉमस पार्लेट, इनका जो वर्क है अ नाइट पीस ऑन डेथ, उसमें लिखा है डेथ्स बट अ पाथ दैट मस्ट बी ट्रॉड इफ मैन वुड एवर पास टू गॉड। व्हाई स्टार्ट्स द सोल डेथ्स टेरर इज द टेस्ट ऑफ फॉलन नेचर। कि डेथ का जो टेरर है वो सबके लिए ही सेम है और वो आनी है, तो उससे डरना क्यों है। ठीक है, तो आपने जब इनको पढ़ा, इनकी लाइंस को पढ़ा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जो मेन जो एम था वो यही था कि ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ को दिखाना, कि जीवन बहुत ही नश्वर है और पल में ही जो जीवन की क्षण भंगुरता होती है उसको वो दिखाते हैं। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।